नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। जैसे आप सबको पता है कि हम यहाँ चर्चा करते हैं नए नए लेखकों से और उनकी किताबों पर। तो ऐसे ही इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं अभिलाष दत्ता साहब, जो कि पटना शहर के रहने वाले हैं और इन्होंने एक शानदार किताब लिखी है अवतार महाराक्षकों का आगमन। तो चर्चा इस पर होगी, साहित्य पर होगी और दत्ता साहब के व्यक्तिगत जीवन पे होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिलाष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप साहित्य पर चर्चा की पूरी टीम को, सभी को प्रेम भरा नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, लेकिन मैंने क्या है कि आपका जो परिचय दिया है वो आधा अधूरा परिचय हमने दिया है, लेकिन मैं मतलब चर्चा के दौरान वो चीज़ें जोड़ना चाहता था, इसलिए हमने वो लाइनें उसमें नहीं जोड़ी। जहाँ तक मुझे पता है कि आप दलित बच्चों, जो कि कहे जाते हैं महादलित बच्चों को आप शिक्षा देने का कार्य करते हैं, जो आदि जैसे जो कि जंगलों या दूसरी जगहों पे रहते हैं जहाँ इनके पास कोई रहने की सुविधा नहीं होती है, शिक्षा नहीं पहुँच पाती है। तो इसमें कितनी सत्यता है? ये जो आपने कहा कि जंगलों में रहते, नहीं ये जंगलों वाले नहीं, महादलित जी, उन्हें हमारे बिहार में कहा जाता है, जो मुसहर समाज से आते हैं। जी, वो हमारे ही आपको आसपास मिल जाएंगे, हमारे गांव में ही मिल जाएंगे, आपको शहर में भी मिल जाएंगे। वो एक टोला ही उनका अलग हो जाता है, जो समाज से एकदम कटे हुए हैं। और वो महादलित बच्चे जिन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उसमें से जो छात्रा हैं, मतलब लड़कियां हैं, हम लोग उनको हमारे स्कूल में उनको जगह मिलता है पढ़ने के लिए, और इसके लिए बिहार सरकार मदद करती है उस तरह के स्कूलों को चलाने के लिए। तो महादलित की जो ये लड़कियां हैं, जो फीमेल स्टूडेंट है, उनको उस स्कूल में पढ़ाया जाता है। जी क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक क्या हुआ स्कूल चलता है, उसी में मैं शिक्षक हूँ। तो इसमें मतलब आप अकेले ही कार्यरत हैं कि आपकी पूरी टीम है? नहीं, मेरी टीम नहीं है, मैं तो सिर्फ वहाँ एक स्टाफ हूँ। वो एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टाफ हूँ। कोई एनजीओ के थ्रू होता है क्या ये सब? ये एक सरकारी एनजीओ है, उसके थ्रू ये काम होता है। और ये सरकारी एनजीओ काम करती है बिहार महादलित विकास मिशन के तहत। जी, तो दत्ता इसके अलावा और क्या करते हैं? जैसे आप किताब, ये तो हमें पता है कि साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लेखक ही होंगे जी। और इसके बाद ये शिक्षा की हमें बात कर ही ली है कि आप एक टीचर भी हैं एक लेखक के अलावा, और इसके अलावा और क्या करते हैं? इसके अलावा मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ, अलग अलग मीडिया हाउसेस के लिए कभी कभी रिसर्च का काम मैं करते रहता हूँ, वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीलांसिंग करना, वो करता हूँ। और साथ में पटना में एक सिने सोसाइटी है, पाटलिपुत्रा सिने सोसाइटी, जो सिने सोसाइटी मतलब फिल्म की सोसाइटी है। तो मैं वहाँ पे वाइस कोऑर्डिनेटर सह संयोजक के तौर पे कार्यरत हुए हूँ। तो ऐसे पटना में 2 सिने सोसाइटी हैं, एक आर्यन दास सर का, एक हम लोग का है, तो हम वहाँ पे भी समय देते हैं। जी। और आपकी इस किताब को जो पहले भविष्य थी, इसको 2021 साहित्य युवा अकेडमी में 6वां स्थान मिला है। हाँ। तो उस दौर मतलब उस दौर का आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको इतनी उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद कुछ नहीं थी। ये ऐसा कोई उम्मीद नहीं था। जो किताब साहित्य अकेडमी के वेबसाइट भी है, साहित्य अकेडमी पे चुनी जाएगी, उसको टॉप 17 किताबों में जगह मिलेगा इस साल के, वो तो कहें कि एक मतलब अचानक से पता चला कि जो शायद शाम में 5 बजे उसका रिजल्ट आया था 30 दिसंबर को। मुझे रात में 5 बजे पता चला, किसी तीसरे आदमी से फेसबुक पे, भानु प्रताप जी हैं मेरे मित्र, आरा के रहने वाले, उन्होंने बताया कि जो अभिलाष भाई आपकी किताब वहाँ पे वो इस साल की सर्वश्रेष्ठ सूची में नाम आया है युवाओं की श्रेणी में। तो कोई विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा कि आपने सही में मेरा ही नाम देखा है, मेरे ही किताब का नाम देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ देखा है, आप कहिए तो मैं उसका PDF भेज दूँ। तो उन्होंने भेज दिया। अब रात के 10 बजे वो जो था, काफ़ी एक अजीब खुशी का समय था कि जो भाई साल जाते जाते एक अच्छी खबर दे के गई थी। वो एक्साइटमेंट जो था वो मतलब इतनी ज़्यादा थी कि अंदर से मतलब हो रहा था कि मैं अभी कहाँ इस खुशी को व्यक्त करूँ, किसके साथ व्यक्त करूँ। रात के 10 बजे बड़ा अच्छा लगा कि जो हाँ लिखने का लोगों ने शायद, ठीक है भविष्य ज़्यादा पाठकों तक नहीं पहुँची, लेकिन ज्यूरी को पसंद आया। तो उसके बाद सवाल यही उठा कि लोग भविष्य कहाँ से पढ़े। तो उसके पीछे एक अलग कहानी है, जो भविष्य फिर क्या हुआ उसके बाद। जी।
तो अभिलाष जी, जैसे एक टाइम पीरियड होता है जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब जो शुरुआती दौर होता है, तो आपको कब से लगने लगा था पढ़ते पढ़ते कि अब हमें लिखना प्रारंभ करना चाहिए? कब से आपने शुरुआत की लेखन शैली में? इसके पीछे ऐसा है कि हम जो थे दुर्गापुर में पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, किसी कारण बस मेरी जी, पढ़ाई छूट गई। कोई पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन मेरी पढ़ाई छूट गई। तो वो काफ़ी एक जी, बुरा जी, दौर था जीवन का, जो भाई एक अच्छा जी, कोर्स में हम नाम लिखवाए थे, पढ़ाई छूट गई। अब दुनिया क्या कहेगा मेरे बारे में, समाज क्या कहेगा, तो उसके लिए एक बड़ा सेटबैक लगा हुआ था। और मैं 1 साल अपने आप को सबसे अलग थलग कर लिया था, एज ए डिप्रेशन मोड में चले जी, गए थे। तो उसके बाद हुआ कि उसी समय जी, मैंने लिखना शुरू किया। वो समय था 2016 के सितंबर में मैंने लिखना शुरू किया था। तो और ये जी, लिखने के कारण ही मैं उस अवसाद के दौर से बाहर निकल पाया। पढ़ने की आदत शुरू से थी, बीच में कॉलेज के दिनों में पढ़ाई छूट गई थी, साहित्यिक किताबों से दूरी हो गई थी, लेकिन मैं फिर जी, दोबारा जी, लौट के इधर ही आ गया। जी। जैसे कि अभिलाष जी, आपने इस किताब में जो जिक्र किया है वो आज से करीब 27 साल या 28 साल पहले की आपने इसमें कहानी को उकेरा है, 28 जो कि साल अभी समय आने बाद वाला की, है। हाँ, आज 28 साल बाद की है। नहीं, फ्यूचर की है ना? हाँ, फ्यूचर की है, बाद की। हाँ, वही तो 2050 का जो टाइम पीरियड जो आपने इसमें उकेरा है। हाँ, हाँ। तो मतलब जो जिन चीज़ों इनमें जो कहानियाँ जो गढ़ी गई हैं, तो वैसे तो आपने इसको मैं बताई, सबको ही पता है कि ये काल्पनिक एक कहानी है, हाँ। जो आपकी माइंड में जो इस पनपी है, दिमाग में जो पनपी है। लेकिन क्या कोई ऐसा इसमें कोई ऐसा इंसिडेंट है जो बिल्कुल आपकी व्यक्तिगत जीवन से या आपके आसपास के किसी व्यक्तिगत जीवन से कुछ इंस्पायर हो इसमें? ऐसा तो कोई नहीं, सिर्फ एक घटना है जो पहला चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मृदंग नाम का लड़के का, उसका एक जी, जी, एक्सीडेंट हुआ था। तो एक जान पहचान के एक थे हमारे रिश्ते में, रिलेटिव में, उनका ही एक ऐसा जी, जी, एक्सीडेंट हुआ था। जो वो बेंगलोर से आ रहे थे और पटना आने के क्रम में बाइक से उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो बस इतनी ही दिमाग में एक थी, एक ये जी, जी, ये जो एक सच्ची घटना थी। बाकी उसमें मैंने पूरी की पूरी अपनी तरफ से कहानी बनाई, उसको दिया, उसे कल्पना का सहारा लिया। और कल्पना का सहारा आप तभी ज़्यादा ले सकते हैं जब आपके पास अच्छा तर्क हो, नहीं तो ज़्यादा देर कल्पना में आप पाठकों को नहीं बांध सकते अगर अच्छा तर्क प्रस्तुत ना कर सके तो। जी। जैसे कि आपने पुराना साहित्य भी पढ़ा होगा और नए दौर का साहित्य भी पढ़ रहे होंगे, नए लेखकों भी कई, क्योंकि आप ही एक नए लेखकों में से एक हैं। तो जो पुराना साहित्य था और जो नया साहित्य जो पनप रहा है, इनमें कितना, मतलब क्या इसमें वो चीज़ें हैं जो इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न करती हैं? पुराना साहित्य कहें तो ऐसे कोई ये नहीं है कि मैंने पुराने साहित्य में बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ा, उपन्यास पढ़ा। मैगजीन जी, आती जी, थी, पत्रिकाएं आती थी, कदम्बनी, नंदन, नन्हे सम्राट, फिर मम्मी लोग के लिए भी आजकल मंगवाती थी, तो वो सब पढ़ते थे। तो उनमें किनका आता था वो नाम तो याद नहीं रह पाता था, कहानी याद रह जाती थी। उपन्यास को जी, लेकर जी, ऐसा कभी क्रेज नहीं था। उपन्यास जब पढ़ना शुरू किए तो अंग्रेजी लेखकों को पढ़े, वो भी भारतीय लेखक को नहीं, बाहर के लेखक की अंग्रेजी किताबों को पढ़े, क्योंकि पढ़ाई इंग्लिश जी, मीडियम स्कूल से हुई थी। तो अंग्रेजी किताबों के प्रति एक अजीब ये थी अंदर से दिलचस्पी, जो अंग्रेजी किताबें पढ़ रहे हैं। और वो ये भी रहता है कि दुनिया को दिखाना, भाई हम अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं, तो उस कारण से वो भी पढ़ जाते थे। बाद में जब जी, जी, जब खुद लिखने लगे, तो फिर जब हिंदी किताबों की तरफ बढ़े, तब देखे कि एक नया दौर आ चुका है हिंदी में। तो फिर पता चला कि जो नया दौर तो है, कहानियों में मजापन तो है, लेकिन वो बांध नहीं पा रहे हैं उतना जितना जी, बांधना चाहिए पाठकों को, उस तरह से नहीं। जैसे एक कमी लगा, जैसे आजकल वाली पत्रिका में या कदामनी में पढ़ते थे, तो जिस तरह से बांध जी, जी। लेते थे, वो लगा कि ये वाली जो नए वाले जो उपन्यास है या नए, वो उतना बांध नहीं पा रहे, लेकिन कहानी में मज़ा तो ज़रूर आ रहा था। तो ये थोड़ा सा अंतर लगा। तो अभी हाल ही में अभिलाष के कौन सी किताबों को पढ़ रहे हैं, कि कोई किसी नए लेखक की या किसी पुराने लेखक की? नहीं, अभी एक नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं प्रशांत रंजन जी का। वो उनका सिने अच्छा, शास्त्र करके किताब आया है, मतलब सिने शास्त्र किताब इस मुद्दे पे है जो हम पॉलिटिक्स बेस है शायद, हमने सुना है। क्या 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 जो प्रसार रंजन वाली किताब बोल रहे हैं ना? हाँ, नहीं, वो पॉलिटिक्स बेस्ड नहीं है, वो फिल्म से रिलेटेड है, सिनेमा अच्छा, से रिलेटेड है, जो हम सिनेमा क्यों देखें। और बिहार के लिहाज से कहें तो ये किताब बहुत ज़रूरी है, कि बिहार में आज भी अब घर के किसी भी जो आपके ये हैं, क्या बोलते हैं, गार्जियन है, अपने बच्चों को सिनेमा जी, जी, देखने के लिए पैसे नहीं देता है।
और ये बात कहने में भी अजीब लगता है, जो भाई गार्जियन पैसा क्यों दे सिनेमा देखने के लिए। लेकिन जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, केरला की तरफ, जब हम सिने सोसाइटी के मेंबर हैं, तो हमने केरला एक बार गए थे, तो वहाँ का जो जी जी माहौल था, वहाँ मुझे देखने को मिला कि केरला में माँ बाप अपने बच्चों को पॉकेट मनी के साथ साथ फिल्म की भी पैसे देते हैं कि हर महीने तुमको ये पैसा फिल्म देखने में लगाना है। जी जी तो ये बहुत बड़ा ड्रामेस्टिक चेंज भी, एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया मुझे। जो एक भारत है जहाँ बिहार है, जहाँ लोग अपने बच्चों को फिल्म देखने के लिए भेजना मतलब गलत समझते हैं, और एक केरला है जहाँ अपने बच्चों को फिल्म का कल्चर डेवलप किया जाता है। तो इसलिए अरे सर, नॉर्थ इंडिया में तो टेलीविजन के लिए ऐसी स्थिति है कि अगर कोई बच्चा देखता हुआ भी देख जाए तो भी जूते चप्पल चल जाते हैं घर में। ये जो आपने लाइन कहा ना सर, ये पूरी की पूरी लाइन किताब में मैंने अभी पढ़ा है, आधा घंटा पहले। जी जी। तो वो अंतर क्या, वो बिहार के दृष्टिकोण से ये किताब बहुत ही जरूरी है, सिने शास्त्र। नहीं नहीं, क्या बिहार और क्या यूपी, क्योंकि जो अधिकतर हिंदी स्टेट हैं, ये लोग 4 से 5 जो स्टेट आते हैं, हिंदी ये तो समझ ही सकते हैं टेलीविजन का यहाँ रोल क्या है, और वो भी खास तौर से युवाओं की जिंदगी में। हाँ बिल्कुल। तो उसका भी कारण बताया गया है, जो ये क्यों ऐसा इस माहौल बना हिंदी पट्टी क्षेत्र में फिल्मों को लेके, उसका भी कारण इस किताब में दिया गया। बहुत बेहतरीन किताब है। तो अभी तो यही नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं। जी। तो वैसे शायद पर ही अपनी चर्चा हो रही है, लेकिन हम इसमें एक आपके, मैं कभी कभार पोस्ट देखता रहता हूँ, स्टेटस भी देखता रहता हूँ। आप जब स्टेटस लगाते हैं तो वो राजनीति पे बेस होते हैं, तो मतलब कितना इंटरेस्ट है आपको राजनीति में? बिहार के हैं सर, तो बिहार में कहावत है ना कि यहाँ के लड़के या यहाँ जो भी, वो एक समय आता है कि सबके रगों में राजनीति जरूर आती है बिहार में। जी। तो वो हम लोग में भी है कहीं ना कहीं कि भाई मजा अच्छा लगता है। और अगर जी। आज का दौर सबसे ज्यादा मीम का है, तो अगर कोई एक अच्छा मीम, पॉलिटिकल मीम हो, तो उसको शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है। और बिहार शुरू से राजनीति के कारण काफी फेमस रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिख जाता है, जो हाँ ये बिहार के हैं तो इनको राजनीति पसंद है। हाँ, तो चर्चा के दौरान हम और ये भी बता दें कि जो आपकी जो दूसरी किताब आ रही है, दुर्गापुर जंक्शन, जो कि शायद आपने पहले 14 फरवरी डेट रखी थी, आप 11 फरवरी आपने हमें एक पिछले कल या परसों मैंने एक दोबारा आपका पोस्टर देखा। उसमें क्या है ना कि तो उसके पीछे की कहानी आप मुझे कोशिश करें संक्षेप में बता दें, क्या स्टोरी आपने इसमें गढ़ा है, मतलब उसकी मूलतः मतलब जो है वो उसकी जाए ना, मतलब एक छोटा सा हिस्सा उसका शेयर करें। असल में सबसे पहले बता दूं कि 14 फरवरी 11 फरवरी क्या हुआ कि प्रकाशक ने मुझे बताया कि इस वैलेंटाइन वीक आएगी। अच्छा, वैलेंटाइन वीक का आता? वैलेंटाइन वीक, तो हमने भी वो सब जगह कहा कि वैलेंटाइन वीक में आएगी। तो आपने वो पोस्टर दिया 14 फरवरी का, हम बोले चलो कोई बात नहीं, ये पोस्टर भी चला देते हैं। तो ये बात पब्लिशर ने कहा, पब्लिशर ने कहा नहीं भाई 11 फरवरी को आ जाएगी, हम नया पोस्टर दे रहे हैं। तो उसे लगा, हम बोले ठीक है वो भी लगा देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है, किताब आ जाए या कल आए, आनी तो है उसे। जी जी। तो आप हमें इसमें स्टोरी बताएं, आप पैरामेडिकल के दौरान जब दुर्गापुर में रहे थे, और हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि चर्चा के दौरान आपने बताया था कि आपने आधा अधूरा कोर्स पैरामेडिकल का छोड़ दिया था, और जो किताब भी आने वाली है वो भी, उसमें वो नाम दुर्गापुर जंक्शन दिख रहा है वहाँ का, तो जाहिर सी बात है कि वो कहानी आपने वहाँ गढ़ी होगी या वहाँ कुछ ऐसा घटा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहानी वही की है, दुर्गापुर की है। मैं जब बंगाल गया, वहाँ दुर्गापुर शहर को देखा, तो मुझे लगा भारत में इससे खूबसूरत शहर कोई नहीं हो सकता है। मतलब इससे जो पटना ठीक है, पटना में जन्म हुआ तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं साइकिलो, लेकिन जब आप बाहर के शहरों को भी देखते हैं तो पता चलता है कि और भी खूबसूरत शहर हैं भारत में। तो दुर्गापुर शहर को देख के ऐसा लगता है, आज भी मेरे दोस्त कहते हैं कि अभिलाष तुम बेशक पटना में हो, तुम्हारी आत्मा वहीं कहीं दुर्गापुर में घूम रही है। तो दुर्गापुर को ट्रिब्यूट देने के लिए एक मैंने वो कहा कि मुझे इस दुर्गापुर दुनिया को बताने के लिए, जो भी मेरे पाठक है वो दुर्गापुर को जाने, उसके लिए ये किताब लिखनी है। और किताब जो है वो क्या कहें, मतलब इसको अवतार के साथ तुलना ना करें तो कहें कि ये एक थोड़ी सी मतलब 6 दोस्तों की कहानी है और 5 सालों की कहानी है। जी जी। 5 साल पहले एक घटना घटती है उन 6 के बीच। जी जी। और कुछ ऐसा होता है कि वो दुर्गापुर 5 के 5 छोड़ दी, 6 दोस्त छोड़ देते हैं, फिर क्या क्या चीज़ होता है वो दिखाया गया है। तो हल्के फुल्के अंदाज में लिखा गया। मेन मुद्दा था कि दुर्गापुर शहर को लोग जाने, उसकी खूबसूरती को जाने। उस शहर ने अपने अंदर काफ़ी कुछ छिपाए हुए है। इससे ज़्यादा भी मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। नहीं, बिल्कुल सही आपने संक्षेप में बता दिया, क्योंकि जो भी चर्चा के दौरान देखेगा और
इच्छुक होंगे तो ये बाद में इसकी चर्चा के दौरान ये उसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक उपलब्ध करा दी जाएंगी आपकी दोनों किताबों की। ठीक। आप ये बताएं कि जैसे ये तो आपकी दुर्गापुर जंक्शन आ ही गई है, कुछ दिनों की बात है, तो इसके बाद आपने दूसरे किसी प्रोजेक्ट पे काम चालू कर दिया है, आप क्या ऐसा गढ़ना चाहते हैं नया? अवतार, अगर आपने पढ़ा होगा तो अवतार के अंतिम चैप्टर में हिंट दिया हुआ है जो अवतार की आगे की कहानी आएगी। हाँ, सेकंड पार्ट। हाँ, सेकंड पार्ट, लेकिन सेकंड पार्ट तो तब आएगी जब कुछ और चीज़ उसमें जुड़ जाए। तो वो कुछ और चीज़ जुड़ जाए, उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का कंसेप्ट भारत में नहीं अभी तक हमने देखा है, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, शायद आया हो मुझे नहीं पता, लेकिन स्पिन ऑफ का कंसेप्ट मैंने भारत में लिटरेचर में नहीं देखा है। स्पिन ऑफ का कंसेप्ट होता है कि आपकी जो मेन कहानी है, जैसे अवतार की मेन कहानी है, तो उसमें बहुत सारे साइड कैरेक्टर भी थे। उन साइड कैरेक्टर की कहानी प्रॉपर नहीं बताई गई उसमें किताब में। तो उन साइड कैरेक्टर की प्रॉपर स्टोरी बताने के लिए जो किताब लिखी जाती है उसको कहते हैं स्पिन ऑफ। जो साइड कैरेक्टर की कहानी क्यों मेन कहानी में इम्पोर्टेंट थी और उसकी आगे क्या भूमिका होगी आने वाली किताबों में, वो लिखा जाता है स्पिन ऑफ में। तो जैसे ऐसे दो कैरेक्टर थे किताब में, अवतार की किताब में। एक थे मतांग जो श्रीलंका की जनजाति है, रावण की वंशज, और दूसरा था लास्खोर आयाम वाले। तो इन दोनों से रिलेटेड एक दो अलग अलग स्पिन ऑफ की कोशिश है लिखने की। कोशिश है कि एक स्पिन ऑफ इस साल तक आ जाए और वो उसका एंडिंग ऐसे हो कि वो अवतार 2 के लिए एक ये बन जाए, सेतु बन जाए। जी। तो वैसे चर्चा अब अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन चर्चा को ख़त्म करने से पहले हम आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज के समय क्या है कि अधिकतर क्या कहें सब जो भी छात्र जीवन अभी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी एक 4.6 की डिस्प्ले में सिमटती जा रही है और जो रीडिंग स्किल है लोगों की बहुत कम होती जा रही है, मतलब वो पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता है आधुनिकता का दौर है। तो इनके लिए आप कुछ कहेंगे, पढ़ना क्यों ज़रूरी है और अगर जिन्हें का मन नहीं लगता है वो किस तरीके से अपनी रीडिंग स्किल बढ़ा सकते हैं? पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे तो बहुत बड़ी कारण है कि पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो दादाजी कहा करते थे कि जो पढ़ने की आदत है उसमें संस्कार खुद ब खुद परिलक्षित हो जाते हैं, संस्कार खुद ब खुद उनमें हस्तांतरित होते हैं। पढ़ाई से, साहित्य ही आपके अंदर संस्कार का बीजारोपण करती है। जी जी, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे दादाजी हमको कहा करते थे, घर में दादाजी पढ़ते थे और उसके बाद मैंने मम्मी को देखा काफ़ी सारा उपन्यास वो पढ़ती थी। वो गल्फ ये जो होता था पल्प फिक्सन, जिसको लुगदी साहित्य कहते हैं, मम्मी उसकी पाठक थी बहुत बड़ी। तो उन लोगों को पढ़ते हुए देखा तो मैंने भी पढ़ने के पीछे मेरी ललक जगी। मैंने कॉमिक्स 300-350 कॉमिक्स मैंने उस दौर में जुटाए थे, स्टूडेंट के दौर में। घर वाले डांटते भी थे ये क्या करो, लेकिन अब जो देखते हैं पीछे पलट के तो पता चलता है कि जिसने पढ़ने की आदत बनाई आज वही लिख पा रहा है। मेरे घर में भी हम लोग सब ज्वाइंट फैमिली था, सब चचेरे भाई मिला के 10 भाई बहन थे, 10-11 भाई बहन। तो हमने ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पढ़ने की आदत थी। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं होगी तो एक समय के बाद आप लिख नहीं पाइएगा। और बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैंने वो भी देखा कि जो भी नए लेखक जो आज के आ रहे हैं उनसे जब भी बात करते तो पता चलता है कि वो भी एक समय स्टूडेंट के दौर में या 90 के दशक में वो काफ़ी अच्छे पाठक हुआ करते थे और आज के दौर में वो लेखक बन चुके हैं। वो भी यही कहते हैं कि मेरे घर में बाकी भाई बहन लोग नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे। जी। और आज का दौर हो गया है मोबाइल का, तो मोबाइल पे ठीक है, लोग बोलते हैं कि हमें मोबाइल पे भी हम पढ़ लेते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि मैं मोबाइल पे नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मोबाइल पे जब भी पढ़ने जाएंगे वहाँ 10 तरह का ये दिक्कत आती है, इतने सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ये देखिए वो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जी ठीक। और आज के लोग से पूछिए तो कहेंगे हम नहीं पढ़ पाते। तो उनके लिए है कि कोशिश कीजिए, कोशिश करिएगा। एक आदत, कहते हैं ना मन बहुत ही चंचल होता है, मन को चंचल होता है तो उसको आप ही रोक सकते हैं। उसको पकड़ के लाइए, रात को कम से कम सोने वक्त आधा घंटा पढ़ने की आदत डालिए किसी न किसी किताब को। और वो आपके आँख के लिए भी फायदा है, क्योंकि आप लाइट जला के पढ़ेगा। मोबाइल तो आप लाइट ऑफ करके चलाते हैं तो आँख के लिए बहुत खराब चीज़ है, आँख को खराब कर देता है। तो कम से कम डेली आधा घंटा पढ़ने की आदत डालिए रात के समय, ताकि वो आपको एक अच्छी नींद भी दे और आपकी आंखों पे बुरा असर भी ना पड़े। और आप अगर पढ़िएगा तो नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा और कुछ नहीं। और ज्ञान बढ़ेगा तो आप दूसरों को बताइएगा। और आप इससे, अगर हमारे दादाजी थे तो वो जब किताब पढ़ते थे तो हम लोग को कहानी सुनाते थे ना, तो वो चीज़ हमारे अंदर बची तो हम आज लिख रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि पढ़िए, ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो संस्कार का जो कहते हैं हस्तांतरण होना वो होते रहेगा। जी।
तो जैसे कि आपने चर्चा के दौरान सुना, हमारी चर्चा चल रही है अभिलाष दत्ता जी से, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि उन्होंने एक किताब लिखी है अवतार, महाराक्षसों का आगमन, जो कि 2050 की एक काल्पनिक कहानी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वो सोचने पे मजबूर कर देगी कि आने वाला समय किस तरीके से भयावह और कितना बदलावपूर्ण होगा। बिल्कुल। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करिए, आप अमेजोन से आसानी से आपको मिल जाएगी, और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो इस चर्चा के दौरान आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस किताब को फ्लाई विंग्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, और आने वाली इनकी दूसरी भी किताब आने वाली है, दुर्गापुर जंक्शन। जो भी पाठक इच्छुक हों वो जाके परचेज करके, क्योंकि वैलेंटाइन वीक जो जैसे चर्चा के दौरान आपको पता चला होगा, तो जाहिर सी बात है जब वैलेंटाइन डे वीक में आ रही तो बुक कितनी शानदार होगी युवाओं के लिए। और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी नए लेखक और नई किताब के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। और अभिलाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद सर, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।